हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 6 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारे एमसीक्यू और मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलेक्शन कमिश्नर, जीएसटी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड रोड सेफ्टी। बढ़ते हैं हमारे सबसे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। रिसेंटली जो ये है एक स्पेसिफिक डे यहाँ पर मनाया जा रहा है, और ये जो एक डे है वो जो है वो किसको दिया जा रहा है, वो बेसिकली दिया जा रहा है कि जितने भी पर्सन है, इंटरनेशनल डे उनके लिए मनाया जा रहा है ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डे यहाँ पर मनाया गया है 3 दिसंबर को। अब बात क्या आती है कि ये डे क्या है। ये यूनाइटेड नेशंस जो है 1992 से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो आपके जो ये क्वेश्चन है, ये पूरा जो आर्टिकल है, ये आपके लिए जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हर बार इसका कुछ ना कुछ अलग सा एक मोटिव रहता है। इसका एक सेपरेट फ्लैग भी है जिसमें ऐसे 3 लाइंस है। सबसे ऊपर येलो कलर है, फिर उसके बाद ग्रे कलर है, और फिर से नीचे येलो कलर है। ये डिसेबिलिटी एक फ्लैग बनाया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि हम लोग जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, उनको हमें किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किस तरीके से बढ़ावा देना है, उसके लिए ये चीज की गई है। इसके लिए हर बार अलग अलग थीम रही है यहाँ पर। और इस बार की भी थीम कुछ ऐसे ही है, जिसका मतलब है कि हमें कुछ नए नए सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके लिए। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज अब बढ़ गई हैं, बिल्कुल जो हमारे डिसेबल पीपल हैं उनके लिए हेल्थ बेनिफिट्स को, हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। 1 in 6 पीपल जो है वो डिसेबल पाए गए हैं जिनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती है, जैसे अस्थमा की बीमारी, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, मोटापा हो गया। इस तरीके की जो कोई भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए यहाँ पर ये जो है वो सॉल्यूशन निकाला है। मतलब कुछ ना कुछ नया नया चीजें निकाली है ताकि इस सब का जो सॉल्यूशन है वो निकाला जा सके। तो ये वाला पूरा आर्टिकल है, आप रीड करेंगे इस पूरे को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 रिजोल्यूशन पास किया था ताकि डिसेबल्ड जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं, इनके लिए अब शब्द इस्तेमाल किया जाता है दिव्यांग जन, उनके साथ जो है लोग उनको जागरूक कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 80% जो डिसेबल लोग हैं वो विकासशील देश में ही रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है हमारे डिसेबल्स लोगों को लेके, तो इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 2011 के सेंसस तक पहले जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था डिसेबल पीपल्स को। पर आज के समय में जो है यहाँ पर डिसेबल पीपल को इंडिया में भी बहुत ज्यादा जो है एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। स्पेशल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि उनको स्पेशली यहाँ पर जो है वो कह लीजिए आपकी अलग से ट्रीट किया जाता है डिसेबिलिटी के बारे में। उनको जो है वो आर्टिकल 21 राइट्स जो है, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये भी लेकर के आया गया था। तो यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पर हमारे डीपीएसपी में भी जो हमारा आर्टिकल 41 है उसमें भी फिजिकल डिसेबल लोगों के बारे में मेंशन है। साथ ही साथ इस बार के ईयर की थीम क्या थी ये वो आप लर्न कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहेगी, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि इनोवेशन में काम करेगी। तो इसमें आप ये लर्न कर सकते हो थीम को। हो सकता है जो हमारा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इस बार के जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, हमारी सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय, उन्होंने ये अवार्ड भी दिए थे और ये हर साल इनके ऊपर अवार्ड्स भी देंगे जिसमें क्या नाम होगा, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन और श्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका करके इस तरीके से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिलेटेड टू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर
जो है इस बार के जो प्रेसिडेंट हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने यहाँ पर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि उनकी यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी है 3 दिसंबर को। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो है क्या आप लोग जानते हैं, उनके ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं? ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जो भी आप जानते भी हैं, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ये। तो इनके बारे में मैं बता दूं, ये एक लॉयर भी थे, ये एक एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो है अपनी जो है प्रोफेसर रहे थे ये बिहार में, उसके बाद इन्होंने लॉ में डिग्री यहाँ पर हासिल करी। उसके बाद ये जो है कोलकाता में भी इन्होंने पढ़ाया है वहां पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ में डिग्री हासिल करी है। तो इनके काफी सारे लॉ से जुड़े हुए काम हैं। साथ ही साथ जब गांधी जी पहली बार जो है चंपारण बिहार में गए थे, तो वहां पर इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को जो है वो साथ में लेके गए थे, असिस्ट किया था इन्होंने। राइट। तो इनका जो करियर है वो टीचर भी रही हैं, लॉयर भी रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारे इंडियन मूवमेंट में तो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। सॉल्ट सत्याग्रह जो हमारा दांडी मार्च था, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लो, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, सब में इन्होंने यहाँ पर पूरा पूरा पार्टिसिपेट किया है। और ये पहली बार गांधी जी से 1916 में यहाँ पर मिले थे, और फिर गांधी जी ने इनको बोला था कि हमारे साथ आकर के पूरा और सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर काफी सारी जो है और आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखी हैं। जब 1914 में बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक आया था, तब इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद भी करी थी। साथ ही साथ इनके एक कलीग थे, कलीग समझते हैं ना सब लोग, उनके साथ मिलकर के अनुग्रह नारायण सिन्हा, उनके साथ मिलकर के इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम भी जो है एरिया में करे हैं। साथ ही साथ ये जो है क्या कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं? तो यस, ये कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। कब रहे हैं? ये जो है कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। कब? ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट चूज किए गए थे 1934 के बॉम्बे के सेशन में। और फिर दोबारा से जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के सेशन में रिजाइन कर दिया था, तब इनको फिर से 1939 में प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनको जो है कई बार अरेस्ट किया गया है। इनको जो है वो सदाकत आश्रम, जो कि बिहार में ही है, पटना में, वहां पर इनको जो है अरेस्ट किया गया था। और साथ ही साथ इनको जो है बांकीपुर सेंट्रल जेल, बांकीपुर की सेंट्रल जेल जो कि बिहार पटना में लोकेटेड है, इनके साथ जो है ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन सबको यहाँ पर जो है वो जेल में बंद भी किया गया था। और फिर उसके बाद ये कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में। और इनको 3 साल बाद 1945 में जेल से रिहा किया गया था। साथ ही साथ जो है ये जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 11 दिसंबर 1946 को, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे चूज भी किया गया था। साथ ही साथ हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं ये वाले। ठीक है। और जब जेबी कृपलानी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं, अगेन ये 1947 में प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। उसके बाद फिर जब ये यहाँ पर चूज कर लिए जाते हैं, तो ये साथ ही साथ जो है भारत के प्रेसिडेंट भी चूज कर लिए जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये जो पर्सन है राजेंद्र प्रसाद, इनको बिहार गांधी भी कहा जाता है। राइट। और फिर ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1950 से 1962 तक। पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको 2 बार चूज किया गया है, 2 बार इनको चूज किया गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद इनको जो है भारत रत्न 1962 में जो है वो भी इनको प्राइज दिया गया है। राइट। तो ये आप याद रखिएगा। अभी रिसेंटली ये न्यूज है, आपको इसके बारे में भी, न्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपके बारे में यहाँ पर, आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इलेक्शन कमिश्नर। देखिए ये आर्टिकल मैं हमेशा आपको हर एक लेक्चर में बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये लेक्चर, ये टॉपिक न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो इस बार अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत हाई चांस है कि मेंस के आपके एग्जाम में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ना कोई जरूर एक आर्टिकल पूछा जाएगा। इस पे कोई ना कोई आपका जरूर सवाल बनेगा कि जो पूरा ये
इलेक्शन कमीशन है, इसको चूज करने का प्रोसेस क्या होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई हुई हैं कि यहाँ पर किनको चूज किया गया है, या फिर आप कह लो कि इनको पैनल क्या होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 24 घंटे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूछने के लिए कि बताइए भाई कि इसके अंदर क्या एक तरीका होना चाहिए। ये पूरा यहाँ पर इन्होंने पूरा इसके ऊपर एक सवाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका पुरानी वीडियोस को कवर अप करने में। बस कोशिश कीजिए कि जो बताया गया उसको आप लिख रहे हो, आप हर जगह पे उसको नोट कर रहे हो। तो वो मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टॉपिक को, इसको आप अपना जरूर कवर अप कीजिएगा। राइट एवरीवन, तो ये किस तरीके की बॉडी है इसके बारे में आपको याद रखनी है सारी चीजें। बाकी अभी ये कोलिजियम जो है, कोलिजियम बेस्ड सिस्टम है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया है कि कोलिजियम बेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, और इसका बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है, वो पूरा का पूरा आपको उसी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है, ये आपको पिछली क्लासेस में भी मैंने समझाया है। ठीक है, अभी मैं ये टॉपिक सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ सो दैट आपको पता हो कि ये टॉपिक आज भी न्यूज में है। डेली, एवरी डेली बेसिस पर ये टॉपिक जो है वो न्यूज में चल रहा है। तो आपसे जो मेंस का पेपर है उसमें जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल आपसे किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है जीएसटी। अभी जो नवंबर का जीएसटी का रेवेन्यू मिला है सरकार को, वो जो है पिछले वर्ष की तुलना में 11% तक यहाँ पर बढ़ा है। तो हमसे जो है वो जीएसटी के ऊपर सवाल किए जाएंगे। जीएसटी के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है, काफी फेमस और फेवरेट टॉपिक है जीएसटी जो है वो स्टेट एग्जाम्स का और यूपीएससी का। तो अब हम ये एक बार समझ लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है। ये जो है हमारे भारत में 2016 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया था, ये इफेक्ट में आता है 1 जुलाई 2017 को। ये पास किया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, जिसने पहली बार जो है टैक्स के एक कर में सुधार किया, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जीएसटी एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है जितने भी गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं होती हैं उनके ऊपर। ये जो है लेकर के आया गया था, और सीधी सी बात इस पे भी कही गई थी कि वन नेशन वन टैक्स, एक भारत एक कर। ठीक है, ताकि भारत जो है वो एक यूनिफाइड मार्केट, एक जगह पे ही यूनिफाइड मार्केट चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो टैक्सेस हैं उनको एक साथ करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। जो हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये पढ़ेंगे सब लोग, वन नेशन वन टैक्स। इस पूरे टैक्स में किया क्या गया है, जो हमारा स्टेट राज्य का लेवल होता है, इसमें जितने भी टैक्सेस अलग से लिए जाते थे, जैसे कि लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ओट्रियाई, ये वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, इन सबको एक साथ जोड़ दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सबको भी एक साथ जोड़ दिया गया। साथ ही साथ जो टैक्सेस दिए जाते हैं, जो भी गैम्बलिंग होती है, ठीक है, बेटिंग होती है, या फिर अगर लॉटरी होती है, लॉटरी, और अगर जुआ खेलना या फिर शर्त लगाना, इस तरीके की जो चीजें होती है उनके ऊपर टैक्सेस को स्टेट लेवल में एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा स्टेट लेवल पर एक साथ जोड़ने का प्रोसेस, किसको, जीएसटी को। अगर वही मैं बात करूं सेंटर लेवल पर, ठीक है, केंद्र के इस टाइम पे किस किस चीजों को साथ जोड़ दिया गया है, जो कि हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो भी हमारा सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, और जितना भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इन सब टैक्सेस को एक साथ जोड़ दिया गया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये टैक्सेस का सिस्टम लाया जा रहा है। 1986 में भी जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जो कि राजीव गांधी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी जीएसटी जैसा ही एक टैक्स लाने की कोशिश करी थी।
उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बोली। चिदम्बरम ने भी अपनी बजट स्पीच में इनके बारे में कुछ लाने की कोशिश करी। बट फाइनली जो है इसमें काफी सारे चेंजेस ला करके इसको अब प्रेजेंटली 2017 में जीएसटी को पूरे भारत में 1 जुलाई से एप्लीकेबल 2017 में कर दिया गया था। क्या है, सिंगल टैक्स होगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा चलाना, काम करना इजी हो जाता है। और बिल्कुल जो है पारदर्शिता, हर एक काम में आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। पारदर्शिता कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि आईटी या फिर किसी चीज के इस्तेमाल से जो है वो कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओवरऑल टैक्स है ना उसका बर्डन बहुत कम हो गया है इससे। और इससे बेसिकली क्या है कि जो लग्जरी आइटम्स है ना, लग्जरी आइटम्स पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, जबकि जो बेसिक आइटम्स है उन पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये तो एक फायदा हुआ है। और इसी के लिए क्या बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल, जिसके अंदर सारी स्टेट्स, दिल्ली, पुडुचेरी, हर एक को यहाँ पर रखा गया है। और इसके अंदर उस पूरी जीएसटी काउंसिल में जो सेंटर है हमारी, उनके पास 1/3 है वोटिंग राइट्स, ठीक है। और जो हमारी स्टेट्स हैं उनके पास 2/3 है बाकी के बचे हुए वोटिंग राइट्स। तो ये सारे डिसीजन जो टैक्सेस से जुड़े हुए होते हैं, वो सारे डिसीजन ये जीएसटी काउंसिल ही लेती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की है, किसको किसको डेवलप करने के लिए, जीएसटी को देखने के लिए, उसमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने डेवलप करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे, ये आपको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि जो टैक्स स्लैब्स है जीएसटी के, वो क्या कैटेगरी में है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इस तरीके के हमारे टैक्सेस का जो है वो यहाँ पर रहता है। हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स अगर रखी जाएंगी तो वो 40% लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो जीएसटी का काम यही है कि सेंटर सारा जीएसटी को कलेक्ट करेगी और स्टेट अपना स्टेट लेवल पे जो है वो यहाँ पर करेगी। अब इसमें पता है चैलेंजेस क्या है, इसमें पता है अभी यहाँ पर हमारे सामने चैलेंज क्या आते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे चैलेंज भी लिखे हैं सारे। यहाँ पर क्या है कि जो पूरा एक जीएसटी का नेटवर्क है, उसमें ये पता लगाना कि भाई अ, आंकड़ों की सटीकता, अगर हम चाहें कि भाई जो डेटा और उसको वेरीफाई करें, उसकी एक्यूरेसी चेक करें, ये बहुत मुश्किल है चेक करना। प्लस इसके अंदर सारे आइटम्स को भी कवर नहीं किया गया है, ठीक है। सारे आइटम्स नहीं है, जो एल्कोहल है और साथ ही साथ तंबाकू है, टोबैको, ठीक है, ये सब आउटसाइड है, इसको इसमें ऐड ही नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर। प्लस दूसरी चीज इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है कैश फ्लो वो एक इशू है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी होते हैं। अगर आप जो है पर्सन कोई भुगतान नहीं कर पाता तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जीएसटी के जो टैक्स पेयर्स हैं वो यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज के बारे में भी बहुत बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो आईटीआर फाइल करना होता है वो भी यहाँ पर रुक जाता है। और अगर कोई भी ऐसा जीएसटी रिजाइम है जिसमें जो उनका जो बिजनेस है वो उनका टर्नओवर 2 लाख करोड़ से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी अपने अकाउंट ऑडिट कराने होते हैं, ठीक है। और क्या है कि वो उनको अपने अकाउंट्स, परचेज, सेल्स वगैरह होता है, और इससे उनकी अकाउंटिंग कॉस्ट भी यहाँ पर, मानसिक लेखा जो है वो बढ़त हो जाती है इसके अंदर। तो ये एक कुछ तो है इसके अंदर, सामने चैलेंजेस आते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर, लेकिन वही है, इसको हम सॉल्यूशन भी इसका आराम से निकाला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है कि जितनी भी यहाँ पर डिजिटल संपत्ति है उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर व्यवसाय है इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पर मिनिमम ब्लॉकेज होनी चाहिए। सीएजी को यहाँ पर टाइम देना चाहिए ताकि वो सारे अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अकाउंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रही है या प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए बाय सीएजी, यू ऑल नो कि हमारे भारत में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है अंडर आर्टिकल 148, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको अपॉइंट किया जाएगा। प्लस उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आर्टिकल 149 के तहत कि उनके पास सारी जिम्मेदारी है पूरे इंडिया की, इंक्लूडिंग दी स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, उनके सारे सारे इन कामों को यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है।
और आगे चल के जो है 1 और 2 GST ही स्लैब रेट्स होने चाहिए। ठीक है, एक क्लियर लॉ होने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे के समय की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि GST के समय अगर हम यहाँ पर करें तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और पोर्ट्स। अब भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत ऐसा सोच रहा है कि जहां पे जहाजों का निर्माण किया जाता है उस पूरे इंडस्ट्री को डेवलप करने की जरूरत है। उसमें क्या करें, उसमें जो टैक्सेस है उसको कम किया जाए, नकद में सब्सिडी दी जाए उनको, और साथ ही साथ अगर हम इसको और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को अगर हम प्रमोट करना चाहें तो वो हम करके और बेहतर इसको बना सकते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो है वो और बेहतर करने की जरूरत है। शिप बिल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे जितनी सारी शिप होती हैं या जो और वेसल्स होती हैं, जितने भी आप कह लीजिए यहाँ पर जो और तैरने वाले यान होते हैं उनको निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत अलग सी जगह में किया जाता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में शिपयार्ड, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोत प्रांगण। ठीक है, यहाँ पर ये सारा किया जाता है जहाँ पे पूरा एक तरीका होता है जो बहुत पुराने समय से हमारे भारत में किया आता जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया में शिप बिल्डर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, शिप बिल्डिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है यहाँ पे इंडिया में। 700 से ज्यादा है, अगर मैं अभी की बात करूँ तो 700 से ज्यादा है। अगर मैं आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल जो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये है। ओके, यहाँ जगह नहीं है, मैं यही लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है बॉम्बे डॉकयार्ड। बॉम्बे डॉकयार्ड, कोचिन डॉकयार्ड। ठीक है, गोवा के लिए हो गया। मैगजॉन डॉक सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा काम भी करता है। तो देर आर सो मेनी डॉकयार्ड्स। इस तरीके से पूरी शिप बिल्डिंग जो है ना यहाँ पर, इनके ऊपर क्या होता है कि अभी हम जो है हमारे यहाँ पर थोड़ा सा टैक्सेस ज्यादा लगता है अगर हम बाकी जगह कंपेयर करें, जैसे सिंगापुर, माल्टा, साइप्रस, पनामा। तो हमारे यहाँ पर जो है इंडिया में जो है कॉस्ट, जो अगर मैं इंडोनेशिया और फिलीपींस की तुलना में बात करूं तो भारत में जहाज निर्माण की जो लागत है वो 20% तक कम थी। अगर सरकारी प्रोत्साहन से निजी फर्म अगर यहाँ पे बनती हैं, उनको मदद मिले यहाँ पर, तो भारत वर्ष में प्रति वर्ष हमारे पास जो है $25 बिलियन विदेश मुद्रा की बचत की जा सकती है। और भारत का जो व्यापार है उस पर 95% और पूरे में 70%, आपको पता है कि पूरा ट्रेड हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट हम यहाँ से करते हैं, तो अगर हमें इसमें बेटर बनाना है तो अभी हमें टॉप 20 में हम आते भी हैं और इसमें बेटर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जितना भी स्टील, हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इक्विपमेंट, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अगर हम शिप बिल्डिंग को और बेहतर बनाती हैं तो वो GDP में ही सीधा कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर। अभी के समय में शिप बिल्डिंग की जो मार्केट है, वो पूरा जो एक पूरा मार्केट है उसका, वो $70 बिलियन में है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना, साउथ कोरिया और जापान टॉप कर रहे हैं। ठीक है, 2000 के समय में इंडिया की शिप बिल्डिंग टॉप 10 में हुआ करती थी, पर आज के समय में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा पीछे है, लेकिन और इसमें चीजें और की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अभी भारत में 28 शिपयार्ड्स हैं, जो कि 6 सेंट्रल में है, 2 स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और 20 जो है यहाँ पर वो प्राइवेटली काम करे। प्राइवेट में बहुत सारे हैं, जैसे कि सी ब्लू, सैन मरीन है, प्रगा मरीन है, काफी सारे जो है इसमें प्राइवेट है, पर पब्लिक वाले जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से भी काम कर पा रहे हैं। अभी और इसको डेवलपमेंट करने की जरूरत है यहाँ पर जो है। अभी हमारे यहाँ पर उतना कम क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एक शिपयार्ड बनाना है ना, तो उसको एक जहाज की जो लागत होती है वो करीब 25 से 30% होती है यहाँ पर। ठीक है, पूरे में बनाने में। तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं भारत के अंदर वो 10.5% चल रहा है। और अगर भारत की तुलना में हम बाकी जगह की बात करें, जैसे कोरिया हो गया, चीन हो गया, वहां पर कम है, तो उसकी वजह से क्या है ना, थोड़ा सा वहां पर इजीली बन जाती हैं चीजें। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको बनाने के लिए जो एजुकेशन की बात है, नेवल आर्किटेक्चर की बात है, वो बहुत कम है भारत में, 120 ग्रेजुएट्स पर ईयर। जबकि हमारी कंट्री को 10 गुना ज्यादा यहाँ पर ग्रेजुएट्स की जरूरत है जो यहाँ पर इन तरीके से काम कर सके। तो बहुत कम है भारत में यहाँ पर। ठीक है, इसको बहुत अच्छी एक फील्ड बनाने की जरूरत है, ये आज के समय में उतनी डेवलप्ड फील्ड है नहीं।
लेकिन वही है, इंडिया यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जो लेबर की कॉस्ट है वो बाकी जगह से थोड़ी कम है। इंडिया की जो लेबर है वो कोरिया और चाइनीज की लेबर से एज कम्पेयर टू थोड़ी सी सस्ती भी है। तो यहाँ पर और हम इसको कर तो सकते हैं, इकोनॉमी में और बेटर भी किया जा सकता है, 8% का ग्रोथ हो सकता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ग्लोबल तरीके से बंदरगाहों को बनाया जा सकता है, जिसमें पावर और स्टील इन सब चीजों को भी और बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर के बीच में आती है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर जो है वो डीप वाटर्स भी हैं, गहरे पानी भी है। ठीक है, सबसे डीपेस्ट यहाँ पर जो है वो विशाखापट्टनम का पोर्ट बना हुआ है। तो इनको और बेटर कर सकते हैं। हमारे जो पोर्ट्स हैं वो अभी सिर्फ 12 है हमारे मेजर, इनको और भी बेटर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम्स भी लाई थी, जैसे जहाज निर्माण पर वित्तीय सहायता देना, जहाज निर्माण क्षेत्र को और बेहतर बना, आत्मनिर्भर भारत, मत्स्य संपदा योजना। वही ये पीपीपी मॉडल जो होता है, इसमें क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों की, सार्वजनिक भी और निजी दोनों की पार्टनरशिप अगर हम करें तो हम यहाँ पे डिफेंस वेसल्स बना सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में। हम फॉरेन कंट्रीज की जो भी हमारे पोत है उनके साथ यहाँ पर अगर हम अ, बात करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेट मतलब उनकी भागीदारी यहाँ पर ले, तो हम उनके बेसिक डिजाइन जो है उनसे बनाना सीख सकते हैं। और बेसिक डिजाइन में जो जो चीजों की जरूरत होती है वो सब चीजें उनसे भी यहाँ पे ले सकते हैं और भारत में उनको बना सकते हैं। प्लस साथ साथ हम उनके लिए इंसेंटिव्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है रोड सेफ्टी के ऊपर। रोड सेफ्टी का क्या मतलब है? अगर हमारे सड़क निर्माण में, अगर हमें सड़क हमारी सुरक्षित होगी और टिकाऊ होती है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा पूरा एनवायरमेंट है, एक्सीडेंट्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इजी, एक सुगम, आरामदायक और सुरक्षित आवागमन होगा, तो हमें जो है सुरक्षित तरीके से जो निर्मित सड़कें होंगी, तो उसका पर्यावरण पे भी एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखो 2021 का डेटा आया है, जिसके तहत ये पता चला है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट और लोगों की जाने गई है। क्योंकि बहुत सारी जो व्हीकल्स होती हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, सीसा, पारा, कैडमियम, हेक्साल्वेट, ठीक है, क्रोमियम, ऐसी जहरीली जो है वो मेटल्स उसमें मिलेंगे, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। तो आज का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसने हमें, बिल्कुल रास्ते तो हमारे लिए कम कर दिए हैं, ऐसा तो है बिल्कुल कि आप बहुत जल्दी ही, अगर आप फ्लाइट करके पहुंचना चाहते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो पहले ही जैसे जो है वो बहुत टाइम लगता था, अब जो है उतना आसान हो गया है। लेकिन जो लाइफ का खतरा है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सीडेंट्स में कितने लोगों की, लाखों लोगों की जाने यहाँ पर पूरे जाती हैं, और कितने लोग यहाँ पर जो है उनको अ, घायल होती है। तो यहाँ पर जो है इंडिया में भी जो है रोड क्रैश से करीब करीब यहाँ पर 80,000 पीपल है जो रोड क्रैश से यहाँ पे जिनकी डेथ होती है। मतलब पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का 13% जो है वो इंडिया में ही होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, या तो कोई हो सकता है कोई पर्सन लापरवाह से चल रहा हो, और ये भी इसके रीजन होते हैं कि भाई लोगों में जो है सड़क के ऊपर सुरक्षित नहीं होती, एजुकेशन उसके बारे में नहीं है, प्लस सड़क भी उतनी ज्यादा साफ नहीं है, उतनी ज्यादा क्लीन नहीं है, जो एक मदद कर सके यहाँ पर प्रॉपरली आने जाने में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय में। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, जो इस मतलब काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। जैसे रोड एक्सीडेंट्स की बात करूं तो मैं, ये एक डेटा आप देखेंगे, डेटा यहाँ पे क्या है कि पब्लिकेशन ने बताया कितनी डेथ यहाँ पर हुई है, कितने एक्सीडेंट हुए हैं लोग लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तब तो बहुत डिक्रीज हुआ था, क्योंकि लोग घर में ही थे, लॉकडाउन था, तो तब तो लोग घर से बाहर निकले नहीं है, तब तो प्रॉब्लम ज्यादा हुई नहीं। ठीक है, यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा है पहले के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है कि भाई जो रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ है वो इंक्रीज हुई है। इसके कारण क्या है? कारण आपको पता है कि हो सकता है मानवीय कोई त्रुटि रही हो सकता है वो पर्सन को गाड़ी चलानी नहीं आती है, ड्राइवर लाइसेंस के बिना चला रहा है, हो सकता है वो हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना चला रहा है, जो उसकी खुद की गलती है, या फिर ट्रैफिक के रूल वहां पर उसने वायलेट किए हैं, या फिर जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई प्रॉब्लम, रोड का एनवायरमेंट ही ऐसा है। ठीक है, या फिर हो सकता है वो रोड जो है वो सीधा घुमावदार सड़कें हैं, तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है बहुत जबरदस्त बारिश हो, जिसकी वजह से जो पूरा एरिया है वो फिसलन वहां पर ज्यादा हो गई है, या फिर जो व्हीकल है वो ही खराब हो गई है, उसमें ब्रेक डाउन हो गया है, वो टूट गया है, उसमें कोई
उसके पुराना वाहन है उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर नहीं है, तो ये सारे रीजंस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। प्लस अब इसको ठीक करने के लिए क्या है कि भाई बिल्कुल, एक पहली बात तो सबसे पहले तो सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए सबको। सेफ रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आने जाने में लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो उतनी ना फेस करे। लोग यहाँ पर आने जाने में और सड़क की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो कम फेस करें। ट्रांसपोर्ट को भी एक इंटेलिजेंट बना देना चाहिए। ड्राइवर लाइसेंस और ड्राइवर की कंपैटिबिलिटी को जरा देख करके ही पूरा यहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये है बेसिकली रोड सेफ्टी का भी आजकल एक काफी बड़ा इशू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे, ये आज हमारे हमारे आज के आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वासेनार अग्रीमेंट। वासेनार अग्रीमेंट पे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़नी है, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे। वासेनार अग्रीमेंट एक्चुअली काफी ज्यादा अभी भी न्यूज में ही था, ये अभी ही न्यूज में था, क्योंकि इसके ऊपर जो है अभी एक मीटिंग हुई है यहाँ पर, और इंडिया जो है इसकी चेयरमैनशिप ले रहा है 1 जनवरी 2023 से। वासेनार अग्रीमेंट क्या है? ये 1996 में 42 मेंबर्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन, ये जो है निर्यात निरंतर व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वासेनार का जो अग्रीमेंट है ये हुआ है यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर, वीनिया। कहाँ पे है वीनिया? ऑस्ट्रिया, वहां पर। इंडिया ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था एज अ 42nd मेंबर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कितने हैं? वो 42 कंट्री, जिसमें से ज्यादातर ईयू, यूरोपियन यूनियन और नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज्यादातर यहाँ पर शामिल हैं। इसमें सारे हैं, सारे लोग आते हैं, और इनकी मीटिंग कब होती है? दिसंबर में होती है, और इस बार जो है इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी, और रोटेशन चलती रहती है। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं इंडिया इसके अंदर? एंटी टेररिज्म, जो है टेररिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर बात कर सकता है, टेररिज्म के अगेंस्ट किस तरीके से वहां पर उनको सपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए एक पूरा तैयार, डिफेंस और स्पेस के ऊपर बात कर सकता है। तो एक्सपोर्ट का जो कंट्रोल है ना उसके ऊपर ही बनाएंगे कि भाई क्या चीजें निर्यात की जानी चाहिए, एक्सपोर्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये बताता है कि जितने भी आर्म्स हैं, जितने भी हथियार हैं, उनका कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। उन्हीं के कंट्रोल के ऊपर, उन्हीं की कंट्रोलिंग लिस्ट, उन्हीं की पार्टिसिपेशन लिस्ट, वो सब कुछ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यही है हमारा वासेनार अग्रीमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। अगर मैं इसी टाइम की बात करूं, ये जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1996, उसके बाद से ये चीज आया, जिसके अंदर क्या है कि हमें प्रमोट तो करनी है गुड्स, लेकिन उसमें जो भी हमारे गुड्स प्रमोट होंगे उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें एक्सपोर्ट किसका? मास का और वेपन्स का, जो भी हथियार है उन्हीं का यहाँ पर है। ये बेसिकली ये जो टेररिज्म को प्रमोट करता है ना, ये उसके ऊपर भी है कि टेररिज्म प्रमोशन को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है डिजी यात्रा के ऊपर। ये भी काफी ज्यादा फेमस है, और हम मैंने जो है अपने, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ओनली करंट अफेयर्स का, उस पे भी इसके बारे में शेयर किया, अगर आपने पढ़ा होगा इसके ऊपर। ये डिजी यात्रा जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी 3 एयरपोर्ट्स के लिए इसको स्टार्ट कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है ये वाली। डिजी यात्रा क्या है? ये जो है ये क्या होगा कि आपको एक, हर पैसेंजर को ना एक यहाँ पर अलग से जो है वो एक नंबर मिल जाएगा, और हर एक को अपनी बुकिंग टिकट्स के ऊपर वो एक आईडी जो है वो दिखानी, वो मिलेगी वहां पर। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है आप जब टिकट बुक करते हो तो अपनी आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब तो देते ही हो। तो उस समय जो है आपकी यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन उसी उसी एक आईडी के थ्रू हर जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको बार बार जो है हर जगह पे चेकिंग नहीं होगा। आपका एयरपोर्ट की एंट्री, एयरपोर्ट की यहाँ पे आने का, आपका पेपर जो बेस्ड है ना, पेपर बेस्ड, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका पूरा का पूरा, आपकी इमेज भी कैप्चर होगी, और आगे तक के लिए भी ये पूरा काम रहेगा। उसी उसी ऐप के थ्रू जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका बैगेज अभी कहाँ पर है, किस तरफ जाएगा। तो ये इंडियन सिटीजन्स वगैरह के लिए डिजी यात्रा करके एक स्टार्ट किया गया। अभी तो इसके अंदर 3 इसको एयरपोर्ट्स में किया गया है, यहाँ पर 3 एयरपोर्ट्स इन कंट्री हो गया है।
3 लेवल पे इनको किया जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट्स में जाओगे तो आप वहां पर वाईफाई और सारी चीजों को एक्सेस भी कर सकते हो। तो वही है कि आप चेक पॉइंट से और आगे जाने तक जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है, पेपरलेस हो जाएगा काम। यहाँ पर आपको कागज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार जो है वो जांच से बचत भी होती रहेगी, हर जगह पे आपकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी। तो ये था आज के हमारे पूरे आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से और करंट अफेयर्स के लेक्चर सुनने के लिए रोज हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज ही मैं यहाँ पर आपके सामने नए नए टॉपिक्स के साथ, नए नए उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, उन सबके साथ मैं आती हूँ यहाँ पर। तो वही आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में भी उसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लेक्चर को बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।